मुझे लगता था कि शायद मेरी पत्नी मेरे लाचार बाप पर जुल्म करती है, इसलिए मैंने घर में छुपकर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। मैं दूसरे शहर मीटिंग के लिए गया हुआ था और जब मैंने ऑफिस में बैठकर रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि पत्नी मेरे भूखे बाप को सूखी रोटी देकर खुद मज़े से शानदार खाने खा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सब देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं जल्दी से ऑफिस से निकला और घर के लिए निकल पड़ा और मैंने सोचा था कि मैं फ़ौरन जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि मेरा नाम आरुष है। हम दो भाई बहन थे। मेरे माँ बाप ने हमें हमेशा अपनी जान से ज़्यादा चाहा। उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे हायर एजुकेशन दिलवाई और मेरे लिए एक शानदार बिजनेस खड़ा करके दिया। मैं उनका इकलौता बेटा होने के साथ साथ उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा भी था। हमारे माँ बाप हम दोनों भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी बहन का नाम शीतल था। उसका कॉलेज पूरा होने वाला था। हमारा घर एक स्वर्ग की तरह था, जहाँ हंसी खुशी का राज रहता था। पिताजी ऑफिस से आते थे तो घर में रौनक आ जाती थी और माँ उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरा ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजरता था। आरुष बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो बिजनेस सोच रखा है वो जल्द ही शुरू करेंगे। तुम बस अपनी डिग्री पूरी कर लो। पिताजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। जी पिताजी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपका हाथ बटाऊं ताकि आपको कुछ आराम मिल सके। मैंने उनके पास बैठते हुए बहुत ही मोहब्बत से जवाब दिया। अरे भाई, आप दोनों बाप बेटे तो अपने में लगे रहते हैं, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। शीतल ने जलते हुए मजाक में कहा था तो हम दोनों हंस पड़े थे। हम तुम्हारी भी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने 2-3 लोगों से बात करी है तुम्हारे रिश्ते के लिए। ये सुनते ही शीतल शर्मा गई और फिर वहां से उठकर चली गई। मैं पिताजी को देखकर हंसने लगा। माँ किचन से गर्मा गर्म पकौड़े लाकर टेबल पर रख रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा तो अभी से इतना समझदार हो गया। मुझे लगता है कि ये कल की ही बात है, जब ये छोटा सा था और मेरी उंगली पकड़कर चला करता था। हम सब हंसने लगे और वो शाम हमारी जिंदगी की अनमोल शामों में से एक बन जाती थी। आरुष बेटा, आज जल्दी घर आ जाना। हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है और तुम्हारे पिताजी भी आज जल्दी ऑफिस से आ जाएंगे। माँ ने अगले दिन मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहा, जब मैं क्लासेस के लिए तैयार हो रहा था। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज जल्दी घर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे भी आपके हाथ के बने हुए खानों की बहुत तड़प हो रही है। मैंने मुस्कुराते हुए उनके हाथ चूमे और घर से निकल गया। शाम को घर का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता था। पिताजी अपने दिन भर के किस्से सुनाते थे और हम तीनों पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। ये वो दौर था जब मुझे लगता था कि दुनिया की कोई भी परेशानी हमारे इस छोटे से और सुकून भरे घर में नहीं आ सकती। एक दिन शीतल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था। माँ ने शीतल को बहुत अच्छे से तैयार किया और उसे लड़के वालों के सामने लाकर बिठा दिया। लड़के वाले शीतल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अरे बहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें तो ये पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई। क्या हम इसको अंगूठी पहना सकते हैं? उन्होंने इजाज़त मांगते हुए कहा तो माँ ने फ़ौरन हाँ कर दिया। शीतल की शादी तय हो चुकी थी और जिससे तय हुई थी वो लड़का बहुत ही अच्छा इंसान था। हमारी शीतल शादी के बाद सच में बहुत खुश रहने वाली थी। जल्दी जल्दी में शादी की तारीख भी तय हो गई और देखते ही देखते फिर शादी का दिन भी आ गया। जब शीतल दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी, मैं उसके पास गया और बोला कि आज तो तुम इस घर से चली जाओगी, अब मैं बहुत सुकून से इस घर में रहूंगा। मेरी बात सुनते ही शीतल चिढ़ गई थी और मैं जोर से हंसने लगा था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे यार, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे रोना तो बंद करो। मैं उसके पास गया और उसके आंसू साफ करने लगा और उसे छेड़ते हुए कहा कि दुल्हे राजा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने उनके बारे में छानबीन की है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वो विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। एक हफ्ता और बीत गया और मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। अब हमें उसकी कोई फिक्र नहीं रही थी। मेरी माँ और पिताजी अक्सर शीतल को याद करते थे, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में सुकून देखकर वो खुद भी सुकून में हो जाते थे।
अब उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर था। मैं जब भी क्लास लेकर वापस आता तो घर में रौनक लग जाती थी। मेरे पिताजी खूब बातें करते थे और माँ बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर हमें खिलाती थी। हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मुझे नहीं लगता था कि हमारे घर में कभी भी परेशानी आ सकती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दिन हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी का आखिरी सुकून भरा दिन होगा। मेरे पिताजी जो जवान ही थे और बिल्कुल सेहतमंद थे, उस शाम वो माँ के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए अस्पताल से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब फ़ोन पर खबर मिली तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। मैं पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे वो खबर दी जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। शीतल भी ये खबर सुनकर फौरन अस्पताल पहुंच चुकी थी। मेरी माँ एक्सीडेंट के वक्त ही इस दुनिया से जा चुकी थी, जबकि मेरे पिताजी के सर पर बहुत गहरी चोटें आई थी और टांग में भी। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज़ आप उन्हें बचा लीजिए। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। मुझसे मेरा बाप मत छीनिए। मेरी माँ तो मुझे छोड़ गई है। मैंने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा। मेरी हालत एक पागल इंसान जैसी हो रही थी। आरुष साहब, आपको हौसला रखना होगा। हमने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन एक्सीडेंट बहुत गहरा था। सर पर भी बहुत गहरी चोट लगी है और टांगों में चोट लगने की वजह से वो अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने अफसोस से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे उस अंधेरे हॉस्पिटल के रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। ये सदमा मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक तरफ माँ का साया सर से उठ गया, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और दूसरी तरफ मेरे बाप की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई थी। जब पिताजी को होश आया और उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने हाथों से हवा में कुछ ढूंढ रहे थे। आरुष बेटा, मेरे तो दिन रात एक हो गए। तेरी माँ मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई और मेरी टांगें भी मुझसे छिन गईं। अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? पिताजी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए दर्द भरे लहजे में कहा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, आप परेशान न हो। मैं हूं ना आपका बेटा। मैं आपकी टांगे बनूंगा और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा आपका इकलौता और मजबूत सहारा बनेगा। मैंने उनके सर को अपने सीने से लगाते हुए तसल्ली दी और अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश की। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के फौरन बाद पिताजी का बिजनेस संभाल लिया। मुझे अपना बिजनेस भी देखना था और लाचार बाप की देखभाल भी करनी थी। ये दोनों जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत कठिन होती जा रही थी। मैंने पिताजी की देखभाल के लिए एक नौकर का इंतज़ाम कर लिया ताकि मेरे पीछे वो मेरे पिताजी का ख्याल रख सके। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि पैसों के लिए काम करने वाले कभी अपनों की जैसी मोहब्बत और ध्यान नहीं दे सकते। एक दिन मैं रोज़ से पहले कुछ घर आ गया तो देखा कि पिताजी प्यास से निढाल हो रहे थे और नौकरानी फ़ोन पर बातें करने में बिजी थी। तुमने पिताजी को पानी क्यों नहीं दिया और उनका कमरा भी साफ नहीं किया? तुम किस काम के पैसे लेती हो? मैंने गुस्से से नौकरानी को डांटते हुए पूछा तो वो घबरा गई। साहब, मैं किचन का काम कर रही थी और मुझे याद नहीं रहा कि साहब को पानी देना है। वैसे भी मैं अकेली जान कितने काम करूंगी, पूरे घर की सफाई भी मैं ही करती हूँ। नौकरानी ने लापरवाही से झूठ बोलते हुए और उल्टा मेरे ऊपर एहसान जताते हुए जवाब दिया। मुझे उसका रवैया और झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैंने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं अपने बाप को किसी अनजाने के रहम पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। मैंने शीतल को इस बारे में बताया तो वो फौरन घर आ गई थी, लेकिन वो भी कब तक इस घर में रह सकती थी? उसकी शादी हो चुकी थी और उसके ससुराल वाले उसे बुलाते रहते थे। वो इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी और शीतल के पति को अब विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए शीतल भी उसके साथ ही जा रही थी। उस रात में बहुत देर तक सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी फेलो आकांक्षा का ख्याल आया। हम अक्सर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठकर अपने आने वाले कल के ख्वाब बुनते थे। आकांक्षा हमेशा कहती थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो रिश्तों की इज्जत करना जानता हो। आकांक्षा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरी जिंदगी के इस सफ़र में मेरा साथ दोगी? मैंने एक दिन उससे पूछा था। आरुष, मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था।
मैं आकांक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो एक बहुत सुलझी हुई और इज़्ज़तदार लड़की थी। मैंने फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये ज़रूरी फ़ैसला कर लूँ ताकि पिताजी को भी एक बेटी मिल सके। अगले दिन मैंने पिताजी के पास बैठकर उनके हाथ दबाए और उनसे बात की, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं अब शादी कर लूँ। मेरी एक दोस्त है आकांक्षा, बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है। वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैंने बहुत ही झिझकते हुए पिताजी से अपने दिल की बात कही। आरुष बेटा, अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे तो बस अपने घर में बहू चाहिए जो तेरे साथ साथ मेरा भी ख्याल रखे। पिताजी ने खुशी से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे अच्छा भला कहा। हम आकांक्षा के घर गए और उसके माँ बाप से रिश्ता मांगा। उन्होंने मेरी खानदानी इज्जत और मेरा बढ़ता हुआ बिजनेस देखकर खुशी खुशी हाँ कर दी। कुछ ही टाइम के बाद धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। आकांक्षा के घर आने से मेरी जिंदगी में एक नया और खुशी भरा सुकून आ गया था। मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उस पर बहुत ज़्यादा यकीन भी करता था। शादी के पहले ही दिन मैंने आकांक्षा के हाथ में अपना घर और पिताजी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। आकांक्षा, मेरे पिताजी अब चल नहीं सकते। वो मेरी जान है और मुझे यकीन है तुम उन्हें अपना बाप समझकर उनका पूरा ख्याल रखोगी। मैंने आकांक्षा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत भरे और सीरियस लहजे में कहा, आरुष, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये अब मेरे भी पिताजी हैं और मैं उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बस आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए और भरोसेमंद लहजे में मुझे यकीन दिलाते हुए कहा था। शुरू के कई महीनों में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। आकांक्षा का रवैया पिताजी के साथ सच में बहुत अच्छा और मोहब्बत भरा था। वो उनके खाने पीने, कपड़ों और वक्त पर दवाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। पिताजी भी आकांक्षा की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। आरुष बेटा, आकांक्षा तो मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी साबित हुई है। उसने तो मुझे तेरी कमी भी महसूस नहीं होने दी। पिताजी ने एक दिन मुझे अपने पास बिठाकर खुशी से बताया। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। वो हमेशा मुझसे यही कहते रहते थे कि बेटा, तूने बहुत अच्छी लड़की को चुना है। सच में तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता था कि मैंने एक अच्छा हमसफ़र चुन लिया जो मेरे पिताजी का भी इतना ख्याल रखता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आकांक्षा मेरे लाचार बाप का इतना ख्याल रख सकती है। मैं ये सब कुछ सोच सोच कर बहुत खुश होता था। मैं घर के माहौल से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ देने लगा था। मेरा बिजनेस सिर्फ एक शहर तक नहीं रहा था बल्कि कई शहरों में फैल चुका था। मुझे अक्सर क्लाइंट से मिलने और नई डील फाइनल करने के लिए दूसरे शहरों के बड़े बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया मेरा काम भी बढ़ने लगा था। मैं अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहने लगा। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए घर आता और वो वक्त भी लैपटॉप पर काम करते या फ़ोन कॉल सुनते हुए गुजर जाता। मैं जो अपने माँ बाप का बहुत लाडला बेटा था, दौलत कमाने की धुन और कामों के बोझ में ये सच्चाई भूल ही गया था कि मेरे घर में मेरा एक लाचार बाप है जो मेरे 2 बोल सुनने के लिए तरसता है और एक पत्नी है जो मेरे वक्त के लिए तरसती है। मैं उसे ठीक तरीके से वक्त भी नहीं दे पा रहा था। आरुष, आज तो संडे है, आज तो लैपटॉप बंद कर दीजिए और हमारे साथ बैठकर सुकून से चाय पी लीजिए। मैंने आपके पसंदीदा पकौड़े बनाए हैं। आकांक्षा ने मेरे कमरे में चाय की ट्रे रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। आकांक्षा, प्लीज़, तुम देख रही हो ना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और कल मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मैंने स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दिया। आकांक्षा खामोशी से चाय का कप पकड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरे इस सख्त रवैये ने उसे कितनी तकलीफ दी होगी। मैं ये समझ रहा था कि मैं उनके लिए ही तो कमा रहा हूँ, उन्हें हर तरह से आराम दे रहा हूँ, तो और क्या ही चाहिए। लेकिन मैं ये भूल गया कि रिश्ते सिर्फ पैसों और आराम से नहीं चलते, उन्हें वक्त, प्यार और बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अब अपने घर वालों के साथ क्या कर रहा हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने माँ बाप से कितनी बातें करता था, लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई और मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई तो मैं पिताजी के पास एक पल के लिए भी नहीं बैठ पाता था। बहुत कम ही से मैं अपने पिताजी से बात कर पाता था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे इस रवैये से उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने काम में लगा रहा। हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए।
मेरा बिजनेस आसमान पर पहुंच गया और मैं शहर का एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत मेरे घर के सुकून ने चुकाई। घर में मेरे कदमों की आहट कम हो गई और जब मैं घर लौटता था तो मुझे दिल से महसूस होता था कि आकांक्षा का रवैया बदल रहा है। वो पहले जैसी हंसमुख और चहकती हुई आकांक्षा नहीं रही। वो हर वक्त चिड़चिड़ी होती जा रही थी और उसकी बातों में एक अजीब सी लापरवाही झलकने लगी थी। आरुष, आप तो कल शाम को आने वाले थे, आज सुबह अचानक कैसे आ गए? सब ठीक तो है? आकांक्षा ने मुझे दरवाजे पर देखकर हैरानी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पहले जैसे खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी। हाँ, बस मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो सोचा घर आ जाऊं। पिताजी कैसे हैं? दिखाई नहीं दे रहे। क्या वो अभी तक सो रहे हैं? मैंने अपना कोट सोफे पर फेंकते हुए और थकावट से चूर आवाज़ में पूछा। होंगे अपने कमरे में, सो रहे होंगे। मैंने उन्हें सुबह का नाश्ता दे दिया था। अब मैं सारा दिन तो उनके सर पर खड़ी नहीं रह सकती। आकांक्षा ने कुछ बेदर्दी और सख्ती से जवाब दिया और फिर किचन की तरफ चली गई। मुझे उसका जवाब कुछ अजीब और छुपता हुआ सा लगा, लेकिन मैंने सफ़र की थकावट की वजह से इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया था। धीरे धीरे मैंने ये नोट करना शुरू कर दिया कि आकांक्षा का रवैया मेरे पिताजी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहा। जब हम तीनों खाने के टेबल पर इकट्ठे होते तो आकांक्षा अक्सर ऐसी चुपती हुई बातें करती जिनमें पिताजी के लिए कड़वाहट और गुस्सा साफ नजर आता था। एक दिन दोपहर के खाने पर हम बैठे थे कि पिताजी के कांपते हाथों से पानी का गिलास टेबल पर गिर गया। पिताजी, आपने फिर पानी का गिलास गिरा दिया। अब मुझे फिर से ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। सारे दिन काम कर करके मेरी तो कमर टूट जाती है और आप हैं कि रोज कोई ना कोई नया काम बढ़ा देते हैं। क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? मैं पूरा दिन काम करती हूँ और आप बार बार मेरे लिए और काम बढ़ाते रहते हैं। आकांक्षा ने बहुत ही ऊंची और गुस्से वाली आवाज में कहा। बेटी, मुझे दिखाई नहीं दिया, धोखे से हो गया। मेरा हाथ लग गया था, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। पिताजी ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में माफी मांगी और उनका चेहरा उतर गया। मैं वहीं बैठा खाना खा रहा था। मुझे आकांक्षा की इस बदतमीजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं झगड़े से बचने और घर का माहौल खराब न करने के लिए खामोश हो गया। मैंने जल्दी से पानी का गिलास खुद उठाया और टेबल साफ करने लगा। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, ज़रूरत नहीं है। बस पिताजी को समझा दीजिए कि ध्यान रखा करें। आकांक्षा ने मेरे हाथ से कपड़ा छीनते हुए गुस्से से कहा। आकांक्षा, वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते, उनके हाथ कांपते हैं, तो थोड़ा हौसला रखा करो, हो जाता है। हौसला ही रख रही हूँ। आपको क्या पता मैं किन किन चीज़ों को बर्दाश्त करती हूँ। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और किचन में चली गई। मैं कई दिन तक इस चीज़ पर ध्यान देता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा जो शुरू में इतनी अच्छी और तमीज़दार थी, वो अचानक इतनी सख्त कैसे हो गई। क्या मेरे पिताजी सच में उसके लिए बोझ बन गए थे या कोई और परेशानी थी? मैं रातों को जागकर सोचता था कि क्या मुझसे कोई गलती हो रही है, लेकिन फिर मेरा दिमाग मुझे तसल्ली देता था कि मैं उन दोनों के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। उनकी हर पैसों की ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। मैंने उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बैंक में उनके नाम पर पैसे हैं, घर में हर तरह का आराम मौजूद है, तो फिर ये रोज़ की खटपट क्यों है? मैं ये भूल चुका था कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और इज्जत की भी ज़रूरत होती है। ये सच्चाई देखकर मैं हैरान था कि मेरी वो इतनी अच्छी तमीज़दार पत्नी मेरे बाप के साथ इतना बुरा सलूक कर सकती है। आकांक्षा मेरे पिताजी को बहुत बोझ समझने लगी थी और ये बात उसके चेहरे और लहजे से साफ नजर आती थी। जब वो पिताजी को खाना देने जाती तो उसके कदमों की आहट में भी एक गुस्सा होता था। वो बर्तन जोर जोर से टेबल पर रखती, जिससे पिताजी अक्सर चौंक जाते थे। घर का माहौल अब दिन ब दिन सख्त और खामोश होता जा रहा था। मैं जब भी घर पर होता तो मुझे एक अजीब सी घुटन का एहसास होता। पिताजी ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे और आकांक्षा अपने कामों में मगन रहती थी। दोनों के बीच कोई बातचीत या इंसानियत दिखाई नहीं देती थी। मेरा ध्यान भी अपने बिजनेस में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कभी बैठकर दोनों से सुकून से बात करने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेता था कि घर में ऐसी छोटी मोटी खटपटें तो होती रहती हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे इस रवैये और मेरी आंखें बंद कर लेने की आदत ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक बहुत बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बेखबर था कि मेरे घर की चार दीवारी के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता था
कि मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली हो गई है, लेकिन इस गुस्से के पीछे छुपे मकसद को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं उस दिन लाउंज में बैठा लैपटॉप पर अपने एक ज़रूरी ईमेल का जवाब दे रहा था कि आकांक्षा तेज़ी से चलती हुई मेरे पास आई। आरुष, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है। कल सुबह आपको दूसरे शहर के लिए निकलना है। आकांक्षा ने एक छोटा सा बैग सोफे पर रखते हुए बहुत ही सख्त लहजे में मुझे खबर दी। थैंक यू आकांक्षा, लेकिन तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैंने स्क्रीन से नज़र हटाकर उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। तबीयत को क्या होना है? सारा दिन मशीन की तरह काम करती रहती हूँ, थक तो जाती हूँ, उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई नौकर या नर्स रख लेते हैं, तुम्हारा भी हाथ बट जाएगा ना। मुझे किसी गैर औरत का अपने घर में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी पिताजी को मेरे हाथ के अलावा किसी के हाथ का पका हुआ खाना हजम कहाँ होता है। मैं खुद कर लूँगी सब कुछ, आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। आपको घर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, घर को भी और पिताजी को भी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आकांक्षा ने मेरी बात काटते हुए सख्ती से कहा और तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ गई। मैं उसकी इस लहजे पर हैरान रह गया। वो पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे लगा कि शायद सच में वो बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक जाती है, इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह मैं अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर के लिए निकल गया। वहाँ मेरे दिन रात मीटिंग्स और फैक्ट्री के चक्कर लगाने में गुजरने लगे। मैं फ़ोन पर आकांक्षा से बात करता तो वो हमेशा जल्दी में होती थी, और पिताजी के बारे में पूछने पर यही कहती थी कि वो ठीक है और सो रहे हैं। मैं जब उससे उसका हाल पूछता तो वो यही कहती कि मैं ठीक हूँ, आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, और पिताजी भी ठीक है। 2 हफ्ते के लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद जब मैं वापस अपने शहर लौटा तो मेरी गाड़ी सीधा मेरे घर के मोहल्ले में आई। मैं बहुत थका हुआ था और बस चाहता था कि जल्दी से पिताजी को गले लगाकर सुकून पालूं और फिर सुकून की नींद सो जाऊं। मैंने गाड़ी अपने गेट के सामने रोकी और बाहर निकला तो सामने से हमारे मोहल्ले की एक पुरानी नंदिनी आंटी आ रही थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? और मोहल्ले में सब ठीक तो हैं? मैंने उनके पास जाकर बहुत ही इज्जत से पूछा और उनकी खबर ली। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, कभी पिताजी की खबर रखी है तुमने? नंदिनी आंटी ने मेरी बात का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा ताना था और उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में मुझसे ये सवाल किया। जी आंटी, मैं तो रोज़ फ़ोन पर पूछता हूँ, पिताजी बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं उनके इस अचानक और सख्त सवाल पर घबरा गया और परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के सहारे छोड़कर खुद अपने बिजनेस में लगे रहते हो, दिन रात पैसे कमाने की धुन सवार है तुम पर। तुम्हें अपने घर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, किस हाल में हैं? तुम्हें सिर्फ अपने काम की फिक्र है, तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने की लगी हुई है। नंदिनी आंटी ने हाथ के इशारे से मेरी बात को काटते हुए बहुत ही गुस्से और अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, आंटी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आकांक्षा तो मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखती है, वो तो बिल्कुल उन्हें अपने बाप की तरह समझती है और ऐसे ही रखती है। उसने मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखा है। मैंने अपनी पत्नी की साइड लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना सा डर सर उठाने लगा था। वो बेचारे लाचार हैं, ऊपर वाला किसी को ऐसी परेशानी न दे। तुम खुद जाकर अपने पिताजी की हालत देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो किस हाल में हैं और कैसे रह रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो अपने घर की फिक्र भी नहीं है। तुम्हें तो अब सिर्फ पैसे कमाने हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना है। और कितना बढ़ाओगे? इतना बिजनेस बनाकर भी क्या करोगे जब तुम्हें अपने घर की ही फिक्र नहीं है? नंदिनी आंटी ने एक लंबी सांस भरते हुए बहुत दुख भरे लहजे में कहा, और वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गईं। नंदिनी आंटी की ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी थी। मुझे आकांक्षा पर भी शक होने लगा था। क्या सच में मेरे घर में मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था? मैंने जल्दी से गेट खोला और तेज कदमों से चलता हुआ घर के अंदर आया। घर में एक अजीब सी खामोशी का एहसास था। ये घर अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा था। जैसी यहाँ हंसी की आवाज़ें गूंजा करती थी, अब सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। मुझे अपना पुराना वाला घर याद आने लगा, जब मैं शीतल और पिताजी के साथ टेबल पर बैठा हुआ होता था और माँ गर्मा गर्म खाना लाकर हमें परोसती थी और हम सब खूब हंसी मजाक करते थे और खुश रहते थे। लेकिन अब सब कुछ गायब हो चुका था। इस घर में अब सिर्फ खामोशी थी। पिताजी किधर हैं आकांक्षा? तुम कहाँ हो? मैंने लाउंज में आते ही बहुत ही ऊंची और घबराई हुई आवाज़ में पुकारा।
मेरी नज़रें पूरे घर में पिताजी को ढूंढ रही थी। होंगे अपने कमरे में और कहाँ जाएंगे? आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? आकांक्षा किचन से हाथ रगड़ती हुई बाहर आई और उसने बहुत ही सख्त और लापरवाही भरे लहजे में मुझे जवाब दिया, वो अपने कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं और तुमने उन्हें मेरे आने का बताया नहीं था? मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सारा दिन उनके काम करती हूँ और ऊपर से सामने भी होती हूँ, तो ऐसे आवाज़ देकर मेरे कान फाड़ते हैं तो जैसे मैं कोई बहुत दूर बैठी हूँ। मैं कोई उनकी नौकर थोड़ी हूँ। आकांक्षा ने अपने माथे पर गुस्सा चढ़ाते हुए और बहुत ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए मुझे जवाब दिया, मेरे पिताजी के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो तुम आकांक्षा? होश में तो हो तुम? मुझे आकांक्षा की इस बदतमीजी और पिताजी के लिए इस तरह घटिया शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दहाड़ कर कहा, कैसी बातें कर रही हूँ? दिन रात तो उनका ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे पिताजी की हर ज़रूरत पूरी करती हूँ और क्या करूँ? मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। तुम तो जाकर होटल में मज़े करते हो, सारी परेशानी तो मेरे सर पर डाल दी है। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इस घर में कितना परेशान रहती हूँ? सुबह से रात हो जाती है, मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता। सुबह उठते ही किचन में घुस जाती हूँ और ऊपर से तुम्हारे पिताजी, उन्होंने अलग मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। बार बार मुझे आवाज़ें लगाते रहते हैं और उनके खाने का भी मुझे बार बार सोचना पड़ता है। उनकी दवाइयों के लिए मैं कितना परेशान होती हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता है कि मैं कितना थक जाती हूँ? उसने भी मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही सख्ती और गुस्से से पलटकर जवाब दिया और पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं वहीं भूत बनकर खड़ा रह गया। ये वो आकांक्षा नहीं थी जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी और जिसने शादी के पहले दिन से मेरे बाप को अपना बाप माना था। नंदिनी आंटी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी कि खुद जाकर देखो कि तुम्हारे पिताजी किस हाल में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। मैंने अपना बैग वहीं सोफे पर फेंका और सीधा पिताजी के कमरे की तरफ चल दिया। पिताजी के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। कमरे में एक अजीब सीलन और दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे की बत्ती जलाई। सामने बेड पर मेरे पिताजी एक कोने में डरे हुए बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर चाय के दाग साफ नजर आ रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और नीला पड़ चुका था। पिताजी, ये आप किस हाल में बैठे हैं और कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं भागकर उनके पास गया और उनके कमज़ोर और कांपते हुए हाथों को मैंने अपने हाथों में लेते हुए उदासी भरी आवाज़ में पूछा, आरुष मेरा बच्चा, तू आ गया? कैसा है तू और तेरा सफ़र कैसा रहा? पिताजी ने मेरी आवाज़ सुनकर फौरन अपने हाथ मेरे चेहरे पर फेरे और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मेरा हालचाल पूछने लगे थे। मैं ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आप बताइए, आपने खाना खाया है और ये आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? आकांक्षा ने आपको साफ कपड़े क्यों नहीं पहनाए? मैंने उनके आंसू साफ करते हुए बहुत ही तकलीफ और गुस्से से पूछा था। बेटा, आकांक्षा तो सारा दिन काम में लगी रहती है, बेचारी अकेली जान है, वो भी क्या क्या करे। मैंने ही उसे रोका था कि मुझे अभी भूख नहीं है और कपड़े तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही चाय गिरने से खराब हुए हैं, तो उस पर गुस्सा मत करना, वो बहुत अच्छी बच्ची है। पिताजी ने जल्दी से आकांक्षा की सफाई पेश करते हुए अपने आंसू साफ किए और घबराहट भरे लहजे में मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन पिताजी, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या वो सच में आपको परेशान करती है? मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे बताइए कि आपके साथ यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपको खाना नहीं मिलता? मैंने उनकी थोड़ी को प्यार से ऊपर उठाते हुए बहुत ही उदास और दुखी लहजे में उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की। नहीं मेरे बच्चे, क्यों परेशान करेगी वो तो मेरी बेटी जैसी है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे, मेरी फिक्र मत कर। पिताजी ने एक बार फिर मेरी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कांपती हुई आवाज़ और उनके चेहरे की उदासी सब कुछ बता रही थी। जब भी मेरे फ़ोन पर शीतल का फ़ोन आने लगा, पिताजी ने पूछा, बेटा किसकी कॉल है? मैंने उन्हें बताया कि शीतल की कॉल है, तो वो शीतल का नाम सुनते ही खुश हो गए। मेरी भी बात करा देना। मैंने फ़ोन उठाया तो शीतल की सुकून भरी आवाज़ आई थी, आरुष पिताजी कैसे हैं और तुम कैसे हो, कहाँ हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पिताजी भी ठीक है, बस अभी मैं अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस लौटा हूँ। लो तुम पिताजी से बात करो। मैंने फ़ोन पिताजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। हेलो, मेरी बच्ची कैसी है? खुश तो है ना?
मेरे पिताजी ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? शीतल ने बहुत फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहना और खुश रहना। मेरे पिताजी शीतल से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। कॉल बंद होने के बाद मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गया था। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक तरफ मेरी पत्नी का वो सख्त और जहरीला रूप था, जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था। दूसरी तरफ मेरे लाचार बाप की वो हालत थी, जो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और तीसरी तरफ मोहल्ले वालों की वो बातें थी, जो मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पता नहीं क्यों, अब मुझे भी अपनी पत्नी की हरकतों पर बहुत शक होने लगा था। अगले कुछ दिन घर में अजीब सा तनाव बना रहा। आकांक्षा मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और मैं भी उससे दूर दूर रहने लगा। मैंने जानबूझकर अपने काम पर ध्यान दिया और ज्यादातर वक्त घर पर गुजारने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी मौजूदगी में आकांक्षा का रवैया पिताजी के साथ बिल्कुल नॉर्मल होता था। वो उनको वक्त का खाना और दवाइयों का ख्याल रखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी साफ नजर आती थी। मैं जानता था कि ये सिर्फ मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। मुझे अपने दिल का शक दूर करने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था। मुझे घर में कुछ ऐसा इंतजाम करना था कि मुझे अपने पीठ पीछे भी सब कुछ पता चल सके कि मेरे पिताजी के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इस बीच एक ऐसा मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। आरुष, मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब है। मुझे 2 दिन के लिए अपने घर जाना पड़ेगा। आप पिताजी का ख्याल रख लेना। मैंने उनका खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। आकांक्षा ने एक सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझसे नजरें चुराए बिना कहा। ठीक है, तुम चली जाओ। मैं पिताजी का ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैंने फौरन हाँ कह दिया और अंदर ही अंदर मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। उस दिन मेरी पत्नी अपनी मायके गई हुई थी। मुझे ऑफिस से छुट्टी थी और मैं घर पर ही था। मैंने पिताजी को उनका पसंदीदा नाश्ता कराया और उन्हें उनके कमरे में आराम करने के लिए लिटा दिया। अब मेरे पास पूरा घर खाली था और आकांक्षा भी 2 दिन के लिए यहाँ नहीं थी। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा कि पिताजी किस हाल में है, बल्कि मैं सीधा अपने एक जानने वाले सिक्योरिटी कैमरे वाले को फ़ोन करने लगा। हेलो रोहित, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे घर में कुछ खुफिया कैमरे लगाने हैं और ये काम आज ही होना चाहिए। मैंने फ़ोन पर अपने दोस्त को बहुत सख्त और राजदार लहजे में बताया। क्या हुआ आरुष, सब ठीक तो है ना? अचानक खुफिया कैमरों की क्या ज़रूरत पड़ गई? रोहित ने हैरानी से मुझसे पूछा। बस कुछ पर्सनल मैटर है। तुम जल्दी से अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाओ और ध्यान रहे कि ये कैमरे बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। मैंने उसे सारी बात बताते हुए फ़ौरन आने के लिए कहा। कुछ ही देर में रोहित अपने एक साथी के साथ मेरे घर पहुंच गया। मैंने उसे सब कुछ बताए बिना सिर्फ इतना कहा कि मुझे ड्राइंग रूम, किचन और ख़ास तौर पर पिताजी के कमरे के कैमरे चाहिए। यार आरुष, पिताजी के कमरे में कैमरे लगाने की क्या ज़रूरत है? रोहित ने कैमरे निकालते हुए हिचकिचाहट से पूछा। मुझे अपने काम के बीच उनकी फिक्र लगी रहती है। वो यहाँ अकेले होते हैं और वो चल भी नहीं सकते। मैं बस उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि सुकून में रह सकूँ। मैंने उसे एक झूठ बोला, लेकिन पक्का यकीन दिलाया ताकि वो और सवाल न करे। हम दोनों ने मिलकर बहुत ध्यान के साथ कैमरे लगा दिए। पिताजी के कमरे में हमने कैमरा दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग के फ्रेम के अंदर से लगाया कि किसी को उसका ज़रा सा भी पता ना चल सके। किचन में वार्डरोब के पास और लाउंज में टीवी के पास खुफिया कोने में कैमरे लगाए गए। इन सब का कंट्रोल मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ कर दिया गया। रोहित के जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल पर सारे कैमरे का रिजल्ट चेक किया। रिजल्ट बिल्कुल ठीक था और आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गहरा सांस लिया। अब मेरे घर में हर कोने की खबर मेरे पास थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर मेरा शक सच साबित हुआ और आकांक्षा सच में मेरे पिताजी पर जुल्म कर रही हुई, तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसके मायके से वापस आने का वक्त करीब आ रहा था और मेरा दिल अजीब सी उलझन और डर का शिकार था। आकांक्षा अपने मायके से 2 दिन गुजार कर वापस आ चुकी थी और घर का माहौल एक बार फिर इस तनाव और सख्ती का शिकार हो गया था। मैंने उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश की ताकि उसे ज़रा सा भी शक न हो सके कि मैंने घर के कोने कोने में उस पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगवा दिए हैं। मुझे आज ही अपने एक नए और बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए साथ वाले शहर जाना था
और ये सफ़र कम से कम 3 घंटे का होने वाला था। आकांक्षा, मैं आज दोपहर को अपने दूसरे शहर वाले ऑफिस में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से 2-3 दिन लग सकते हैं। तुम अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मैंने अपना बैग सोफे पर रखते हुए बहुत ही आम से लहजे में उसे बताया। आपको तो बस अपने कामों से ही टाइम नहीं मिलता। चलिए जाइए, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी जैसे कि हमेशा संभालती आई हूँ। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। आकांक्षा ने हर बार की तरह लापरवाही से मुंह बनाते हुए और सख्त लहजे में जवाब दिया और किचन की तरफ चली गई। मैंने पिताजी के कमरे में जाकर उनके हाथों को प्यार से पकड़ा और उन्हें ख्याल रखने का कहकर घर से निकल आया। गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में अजीब सी उलझन चल रही थी। एक तरफ मुझे अपनी पत्नी की जासूसी करने पर खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो दूसरी तरफ नंदिनी आंटी की बातें और पिताजी का उतरा हुआ चेहरा मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था। 3 घंटे का लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने दूसरे शहर वाले ऑफिस में पहुंच गया। आरुष साहब, आपका सफ़र कैसा रहा? हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मीटिंग का वक्त हो चुका है। मेरे मैनेजर ने मुझे ऑफिस में आते हुए बहुत मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया। सफ़र ठीक था, बस तुम मुझे आधे घंटे का वक्त दो। मैं ज़रा फ्रेश होकर ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर हम मीटिंग शुरू करते हैं। मैंने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बहुत थके हुए लहजे में बताया और सीधा अपने केबिन में चला गया। मैंने अपने केबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कुर्सी पर बैठकर जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि न जाने आज मुझे अपनी पीठ पीछे क्या कुछ देखने को मिलेगा। मैंने सबसे पहले लाउंज का कैमरा चेक किया तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मैंने किचन का कैमरा ऑन किया तो देखा आकांक्षा वहाँ मौजूद थी। वो बहुत ही खुश मूड में गुनगुना रही थी और चूल्हे पर कोई शानदार खाना तैयार कर रही थी। शुक्र है कि उसका मूड ठीक है और वो पिताजी के लिए अच्छा खाना बना रही है। शायद मेरा शक ही गलत था। मैंने खुद से बात करते हुए सुकून का सांस लिया और मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सुकून से मोबाइल साइड टेबल पर रखा और अपनी मीटिंग में चला गया। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चलती रही, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने मोबाइल की तरफ ही जा रहा था। मैं जैसे ही मीटिंग से फ्री होकर वापस अपने केबिन में आया तो मैंने फौरन दोबारा कैमरा ऑन कर लिया। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और मैं देखना चाहता था कि पिताजी क्या खा रहे हैं। मैंने सीधा पिताजी के कमरे वाला कैमरा ऑन किया। पिताजी, ये लीजिए अपना खाना और जल्दी से खा लीजिए। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। सारा दिन आपकी चौकीदारी नहीं कर सकती। आपने तो मुझे परेशान करके ही रख दिया है। मेरी जिंदगी आपकी वजह से खराब हो चुकी है। आकांक्षा ने एक पुरानी सी स्टील की प्लेट पिताजी के बिस्तर पर जोर से पटकते हुए बहुत ही जोरदार और गुस्से भरी आवाज में कहा, बेटी, ये रोटी तो बहुत सूखी है, मुझसे चबाई नहीं जा रही। क्या कोई सालन नहीं बनाया तुमने? और ये किस चीज की रोटी है? पिताजी ने अपने कांपते हुए हाथों से उस सूखी रोटी को उठाते हुए बहुत ही बेबसी और दुख भरे लहजे में कहा, ये कल रात की बची हुई रोटी है। इसे पानी में डुबोकर खा लीजिए। रोज रोज मैं आपके लिए नए नए खाने तो नहीं बना सकती। मेरा अपना भी जीने का हक है। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात आपके काम करती रहूं। मैं भी थक जाती हूँ। मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी ही नहीं पाती। आकांक्षा ने बहुत ही बेदर्दी से जवाब दिया और माथे पर बल डालते हुए पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठा ही सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और मेरा फोन बहुत बुरी तरह कांप रहा था। मैंने फौरन किचन वाला कमरा खोला तो जो नज़ारा मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। आकांक्षा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसके सामने ताज़ा बना हुआ बहुत ही शानदार खाना रखा हुआ था और गर्मा गर्म रोटी थी। वो बहुत ही मज़े से खाना खा रही थी और साथ साथ मोबाइल पर कोई फिल्म देख रही थी। मैंने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी इतनी ज़ोर से बंद की थी कि मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। मैंने कैमरा दोबारा पिताजी के कमरे की तरफ किया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा लाचार बाप अपने कांपते हाथों से पानी के गिलास में डुबोकर रोटी खा रहा था ताकि वो नरम हो जाए और वो उन्हें निगल सके। है ऊपर वाले, ये कैसा जुल्म है मेरे पिताजी के साथ, और वो भी मेरे ही घर में। मैंने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बहुत ही तकलीफ और दर्द भरे लहजे में कहा, मैं इतना कमाता था, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी की खुशियां मेरे पैरों में रख दी थी। ये सारा बिजनेस जो आज खड़ा है, ये मेरे पिताजी की दिन रात की मेहनत का नतीजा था, जिसमें मेरी माँ ने उनका कदम कदम पर साथ दिया था। और आज मेरे वही पिताजी मेरे ही पैसों के खरीदे गए घर में एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे थे।
ये सच्चाई मेरे लिए किसी तेज धार के खंजर की तरह थी, जो मेरे दिल के आर पार हो रही थी। आरुष साहब, आपके दोपहर के खाने का इंतजाम कर दिया गया है। मैं खाना अंदर ले आऊं? मेरे असिस्टेंट ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए बहुत ही इज्जत भरे लहजे में पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो और मुझे अभी कोई परेशान न करे। मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी रोती हुई आवाज़ को छुपाते हुए बहुत सख्त और गुस्से वाले लहजे में उसे मना कर दिया और स्क्रीन पर नज़रें जमाई रखी। मेरा गुस्सा आसमान को पहुंच चुका था। कुछ घंटे और गुजर गए और शाम का वक्त हो गया। मैं अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा था कि शायद आकांक्षा को अपनी गलती का एहसास हो और वो पिताजी को कुछ अच्छा दे दे। मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया। अब जो नज़ारा मेरे सामने आया था, उसने मेरे अंदर की बर्दाश्त को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। आकांक्षा बहुत शानदार कपड़े पहने, चेहरे पर मेकअप किए तैयार खड़ी थी। उसने अपना पर्स कंधे पर लटकाया और पिताजी के कमरे की तरफ आई। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, आप चुप करके सो जाइए और मुझे पीछे से आवाज़ मत दीजिएगा। मैं जब आऊँगी तभी दरवाज़ा खुलेगा। आकांक्षा ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर बहुत ही सख्त और गुस्से भरे लहजे में पिताजी को बताया। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। जाने से पहले बस एक गिलास पानी तो पिला दो और कमरे में बहुत घुटन हो रही है, पंखा ज़रा तेज़ कर दो। पिताजी ने चारपाई पर बैठे बैठे अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बहुत हिम्मत करके और कमज़ोर लहजे में कहा था। मेरे पास अब पानी पिलाने का वक्त नहीं है। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ और बिजली का बिल क्या आपका बाप भरेगा जो पंखा तेज़ कर दूँ? चुप करके पड़े रहिए। आकांक्षा ने पिताजी की बात का बहुत ही बदतमीजी से जवाब दिया और कमरे की बत्ती बुझाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मेरा लाचार बाप इस घुप अंधेरे में पानी पानी पुकारता रह गया और मेरी बेरहम पत्नी उसे इसी तरसती हालत में छोड़कर ताला लगाकर घर से बाहर निकल गई। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन नाइट विज़न कमरे की वजह से मैंने अपने पिताजी को चारपाई के कोने पर सिमटे हुए और डर से कांपते हुए देख सकता था। वो रो रहे थे और उनके होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। ये नज़ारा देखकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मेरे शरीर का सारा खून मेरे दिमाग की तरफ दौड़ने लगा। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैंने अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से दीवार पर दे मारा, जो एक जोरदार आवाज़ से टूटकर बिखर गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आकांक्षा। तूने मेरे पिताजी के साथ जो किया है, उसकी सज़ा तुझे आज ही मिलेगी। मैंने अपने दांत पीसते हुए बहुत ही खतरनाक गुस्से में खुद से वादा किया। मैंने अपने मोबाइल जेब में डाला, लैपटॉप वहीं टेबल पर खुला छोड़ा और गुस्से से चलता हुआ अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। आरुष साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हमारी एक और क्लाइंट के साथ ज़रूरी मीटिंग है। वो लोग रास्ते में हैं। मेरे मैनेजर ने मुझे तेज़ी से बाहर जाते देखकर परेशानी से रोका। सब मीटिंग कैंसिल कर दो। भाड़ में गया ये बिजनेस और ये काम। मुझे अभी इसी वक्त अपने शहर जाना है और कोई मुझे फ़ोन करके परेशान न करे। मैंने उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए और हाथ से दूर हटाते हुए बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में ऑर्डर दिया और लिफ्ट की तरफ भागा। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा और सीधे ही अपनी गाड़ी की तरफ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से ऑफिस की पार्किंग से बाहर निकाल ली। मुझे किसी भी सूरत में आज ही अपने घर पहुंचना था। 3 घंटे का लंबा सफ़र मेरे सामने था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने गाड़ी को हाईवे पर डाल दिया और रफ्तार बहुत तेज़ कर दी। पिताजी के बारे में बार बार ख्याल आ रहा था। वो पिताजी जो बचपन में मेरी छोटी सी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते थे, मुझे गिरने से बचाते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और जो खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला देते थे कि कहीं मेरे बेटे का पेट खाली न रह जाए। आज जब वो मेरे सहारे के लिए तड़प रहे हैं, तो मेरी पीठ पीछे मेरे ही शानदार घर में उन्हें खाना नहीं मिल रहा और वो अंधेरे कमरे में बंद प्यास से तड़प रहे हैं, जबकि मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे पिताजी पानी के एक घूंट के लिए तरस रहे हैं। ये ख्याल मुझे पागल कर रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि बहुत गुस्से और बदले के आंसू थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकालकर दोबारा कैमरे को खोलने लगा था। मेरी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और मेरा दिल बस यही चाह रहा था कि किसी तरह मैं उड़कर उस दरवाजे को खोल दूं जिसके पीछे मेरी दुनिया कैद थी। मैंने खुद को ठंडा करने के लिए गाड़ी एक साइड पर रोकी और गहरी सांस लेने लगा। मेरा दिमाग फटने ही वाला था और दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने दोबारा से मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग ऑन की तो देखा कि मेरे लाचार बाप को उस अंधेरे कमरे में बंद करके आकांक्षा खुद घूमने चली गई थी।
3 घंटे का लंबा सफ़र तय करके मुझे दूसरे शहर से अपने घर पहुंचना था। मैंने इतनी देर मोबाइल डैशबोर्ड पर रखकर रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी। पूरे 3 घंटे मेरे पिताजी उस गुप्त अंधेरे कमरे में बंद रहे थे। आखिरकार मुझसे अपने पिताजी की ये बेबसी और परेशानी और नहीं देखी गई। मैंने मोबाइल का बटन बंद कर दिया, स्क्रीन बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर रखकर घर के रास्ते की तरफ चल दिया। अब घर आने में सिर्फ 15 मिनट का सफ़र रह गया था, लेकिन मेरा गुस्सा आसमान पर था। मैं गुस्से और बदले की आग में पूरी तरह पागल हो चुका था। आज तो जो भी हो जाए, मैं उस जालिम औरत को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। जाते ही खड़े खड़े अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारते हुए बहुत ही नफरत भरे लहजे में खुद से वादा किया। मैं जैसे ही दबे पाऊं और चुपके से घर के अंदर आया, ताकि अभी के अभी उसे तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकूं। लेकिन लाउंज में कदम रखते ही सामने का नज़ारा देखकर मैं तो हैरान रह गया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और अंदर रोशनी फैली हुई थी। मेरी पत्नी और मेरे पिताजी दोनों एक साथ चारपाई पर बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। मेरी पत्नी बहुत ही प्यार से मेरे पिताजी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और पिताजी के चेहरे पर एक सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। आकांक्षा बेटी, क्या मेरे ऐसे भूखे प्यासे रहने और कैमरे के सामने एक्टिंग करने से आरुष सच में ठीक हो जाएगा और मेरी तरफ ध्यान देगा? पिताजी ने आकांक्षा के हाथ से निवाला खाते हुए बहुत ही मासूमियत और उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कैसे नहीं होगा पिताजी, आप उसके बाप हैं और उसका फर्ज बनता है कि आपका हालचाल पूछे और वो आपका ध्यान रखे। वो अपना फर्ज पूरी तरह भूल चुका है। और आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए पिताजी के चेहरे को टिश्यू से साफ किया और बहुत यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। आप देखना, जैसे ही वो ये सब कुछ अपने मोबाइल के कैमरे में देखेगा तो सारे काम छोड़कर भागता हुआ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आपके साथ ऐसा सलूक करूं। आकांक्षा ने पानी का गिलास पिताजी के होठों से लगाते हुए बहुत ही प्यार से अपनी बात पूरी की। तेरी बात तो सच्ची है बेटी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो सचमुच गुस्से में आकर तेरे ऊपर अपना सारा गुस्सा न उतार दे और तुझे तलाक जैसी कोई धमकी न दे दे। मेरे पिताजी एकदम जोर जोर से हंसने लगे और फिर हल्की सी फिक्रमंदी के साथ आकांक्षा को देखते हुए बोले, वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे तो करने दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बहाने वो आपके पास हो जाएंगे और मुझे बस यही चाहिए। आकांक्षा ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं तो बस यही चाहती हूँ पिताजी कि आप खुश रहें। आप लाचार हैं, लेकिन अपने बेटे को हर वक्त अपने पास महसूस करके आपके दिल को कितना सुकून महसूस होगा, मैं आपकी ये खुशी देखना चाहती हूँ। आकांक्षा ने मेरे पिताजी से बात करते हुए कहा और उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत साफ चमक रही थी। दरवाजे पर खड़ा मैं ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे हाथ से गाड़ी की चाबियां छूटकर ज़मीन पर गिर गईं। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे पिताजी के पास करने के लिए सब कुछ इतना खतरनाक नाटक कर रही थी, क्योंकि मैं दौलत कमाने और अपने काम में इतना बिजी हो चुका था कि अपने सगे बाप का हाल पूछना भी भूल चुका था। वो कितनी अच्छी औरत थी कि मेरे पिताजी को अपने सगे बाप से भी बढ़कर इज्जत और मोहब्बत देती थी। लेकिन मैं कितना पागल था कि मैंने उसके रवैये पर शक किया और इस शक की बुनियाद पर घर में खुफिया कैमरे लगवाए। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, शायद वो कैमरे मुझे ही रास्ते पर लाने और मेरी अंधी आंखों को खोलने के लिए लगवाए गए थे। चाबी गिरने की आवाज़ सुनकर आकांक्षा और पिताजी दोनों ही चौंक गए। मैं थके हुए कदमों के साथ चलता हुआ कमरे के अंदर आया। मुझे अपना आप एक मुजरिम लग रहा था। मैं सीधा जाकर अपने पिताजी के कदमों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने आपको दौलत के लालच में बिल्कुल दूर कर दिया। मैं आपका कसूरवार हूँ। मैं आंखों में आंसू लिए पिताजी के पास बैठा और उनकी टांगों में लिपटकर बहुत ही शर्मिंदगी से रोते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा, तू आ गया। मैंने तुझे कहा था ना कि आकांक्षा, मेरा आरुष मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तू रो मत बेटा, तू तो मेरी जान है। पिताजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और मेरा माथा चूमते हुए बहुत ही प्यार से मुझे तसल्ली दी। मैंने पिताजी के हाथ थामे और फिर आकांक्षा की तरफ मुड़ गया। वो भी मुझे रोता हुआ देखकर हैरान हो चुकी थी। आकांक्षा, मुझे तुमसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत गंदा शक किया और तुम्हें एक बुरी औरत समझा। मैं कितना अंधा हो चुका था। मैं आकांक्षा से भी माफ़ी मांगने लगा और बहुत ही थके हुए और शर्मिंदा लहजे में उसके सामने सर झुका दिया। काफ़ी बार हम जो आंखों से देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक धोखा होता है।
मेरे दिल में शक पैदा हुआ था, इसलिए मैंने घर में कैमरे लगवाए। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए उसे सच्चाई बताई और अपने किए पर बहुत पछतावे के साथ कहा, हमने उनके रवैयों की वजह से दूसरों की जासूसी तो कर ली, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचा कि मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं कितना भटक चुका था। मैंने अपना सर पीटते हुए खुद को कोसा और अपनी गलती को माना। आप खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए आरुष। पिताजी तो सुबह शाम आपको पूछते थे। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप उन्हें वक्त दीजिए, लेकिन आप मेरी हर बात को इग्नोर करके चले जाते थे। मेरी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमीन पर से उठाते हुए दुख से कहने लगी, आपको एहसास दिलाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने साथ वाली पड़ोसन नंदिनी आंटी को भी शामिल कर लिया था कि वो आपसे गली में रोककर बात करें। आकांक्षा ने एक लंबा सांस लेते हुए मुझे उस दिन गली में होने वाली बात के बारे में भी बताया। इसलिए उन्होंने भी आपको ये सख्त शब्द कहे थे कि पिताजी की फिक्र किया करो ताकि आपको शर्म आए और आप घर की तरफ ध्यान दें। उसने मुझे और खुलकर बताते हुए मेरे दिल से हर उलझन और गुस्से को साफ कर दिया। और जहाँ तक कि पिताजी की बात है, मैंने तो हमेशा उन्हें अपने बाप से बढ़कर चाहा है और उनकी देखभाल की है, क्योंकि मेरे अपने पिताजी बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे यही अपने पिताजी महसूस होते हैं। आकांक्षा ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत मोहब्बत से अपने दिल का हाल बताया। मुझे आज अपने आप पर और अपने झूठे शक पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। ये सच में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई थी। सच में कई बार हम जो आंखों से देख लेते हैं, वो कभी सच नहीं होता। हमें कभी भी किसी के मामले में सिर्फ आंखों से देखकर कोई राय नहीं देनी चाहिए। हमें पूरी तरह जांच करने के बाद और ठंडे दिमाग से सोचने के बाद किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। आज मेरी पत्नी की अक्लमंदी और मेरे पिताजी की प्रार्थना ने मेरा उजड़ता हुआ घर बचा लिया था और मुझे एक सच्चा और जिम्मेदार इंसान बनने का रास्ता दिखा दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि बिजनेस जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं सबसे पहले अपने घर पर और अपने पिताजी पर, पत्नी पर ध्यान दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।